अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। आज हम मल्टीप्लेक्सिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग ये चेक करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्यों जरूरी होती है ना। देखिए, अगर एक केस में मल्टीप्लेक्सिंग ना हो वो दिखाया गया, जहां कोई मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर डायरेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, जहां पे कोई भी मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है, सीधा लाइन टू लाइन कम्युनिकेशन हो रही है। दूसरे में क्या है कि चारों कंप्यूटर को इकट्ठा करके एक लाइन के ऊपर डाल दिए गए और फिर आगे क्या कर दिया गया, वापस उनका डाटा उनको दे दिया गया। ठीक है, इस केस में देखें, यहाँ पे आपने जो चार अलग-अलग से लाइनें डाली है, उनको आपने एक ही लाइन डाल के बचत कर लिया ना। तो मल्टीप्लेक्सिंग यही होती है कि आप एक या एक से ज्यादा जितने भी चैनल्स होते हैं सारों को इकट्ठा कर देते हैं, टाइम के लिहाज से, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, कोड के लिहाज से। यानी कि आप इनको डिफरेंट टाइम स्लॉट दे दें तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स इनको दे दें तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगी। इसी तरह डिफरेंट वेव लेंथ दे दें इनको तो वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगी। और अगर कोड्स दे दें तो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगी। और जिस लिहाज से यहां मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, डाटा को ट्रांसमिट करेंगे, उसी सीक्वेंस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग का ये फायदा होता है कि हम एक से ज्यादा चैनल्स को, देखें ना, एक लिंक है और एन चैनल्स हैं, मतलब एन नंबर ऑफ चैनल्स को हम क्या करते हैं, एक ही लिंक के ऊपर भेज देते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग से हम एक लाइन के ऊपर एक से ज्यादा चैनल्स का डाटा इकट्ठा भेज देते हैं। और डी मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं, वही वाला चैनल, वही वाला डाटा जो है, हम जिस लिहाज से पहले यहां मल्टीप्लेक्स किया था उसी तरह डी मल्टीप्लेक्स कर देते हैं, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, टाइम हो, वेव लेंथ हो या कोड्स हो, उसी लिहाज से डी मल्टीप्लेक्स करके हर एक को उसका अपना अपना डाटा वापस कर देते हैं। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। टेलीफोन सिस्टम में इस्तेमाल होती है, टेलीमेट्री में इस्तेमाल होती है, सैटेलाइट्स में, ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल होती है, रेडियोस के अंदर, टीवीज के अंदर इस्तेमाल की जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जैसे ये खुद बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन, आपने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग के केस में आपने हर एक की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया। अब जो पहला चैनल है, जो वो फ्रीक्वेंसी भेज रहा है या जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो ट्रांसमिट कर रहा है, उसके ऊपर कोई और नहीं वो करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। देखिए ना, डिवीजन है ना, आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर आपके पास 10 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है तो आपके पास 5 चैनल है, तो आपने 2 किलोहर्ट्ज इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 5 चैनल्स को 2-2 किलोहर्ट्ज दे दिया। ठीक है, इस तरह 15 किलोहर्ट्ज है, 3 चैनल है तो 5-5 किलोहर्ट्ज सबको दे दिया। जिसके ऊपर पहला चैनल ट्रांसमिट करेगा उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर दूसरा चैनल नहीं ट्रांसमिट करेगा। अब जिसके ऊपर दूसरा ट्रांसमिट करेगा उसी के ऊपर कोई और चैनल ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, आपने हर एक चैनल को उसकी डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी दे दी और वो फ्रीक्वेंसी कोई दूसरा चैनल उसके अंदर, सिस्टम के अंदर इस्तेमाल नहीं करेगा। तो उस मल्टीप्लेक्सिंग में उसको मल्टीप्लेक्स कर लिया इंटरलीवर की मदद से। तो आगे हमने क्या किया, सारे चैनल्स का डाटा इकट्ठा करके भेज दिया। अब हर एक की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है तो आपस में मिक्स अप नहीं होंगे। एंड पे डी मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उठा के उसको दे दी। तो इस तरह हमने एक से ज्यादा लाइनों का डाटा एक ही लाइन के ऊपर भेज दिया। ठीक है, ये देखें, अब एक फ्रीक्वेंसी, पहले मॉड्यूलेटर की अपनी फ्रीक्वेंसी है, दूसरे की अपनी फ्रीक्वेंसी है, तीसरे की अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर सारों की सेम फ्रीक्वेंसी भी हो तो हम क्या करते हैं, कैरियर नया ले लेते हैं। ठीक है, अगर एक बंदा यहां से बोल रहा है, एक यहां से बोल रहा है, एक यहां से बोल रहा है और तीनों की वॉइस फ्रीक्वेंसी तो सेम है, अब हम क्या करते हैं, हमने तीनों को अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करना है। इसको मॉड्यूलेट कर लें जी किसी एक और फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इसको दूसरी फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट कर लें, इसको तीसरी फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट कर लें। मतलब तीनों को एक अलग-अलग कैरियर लेके F1 कैरियर ले लिया, F2 कैरियर ले लिया, F3 कैरियर, तीनों के अलग-अलग कैरियर लेके तीनों को मॉड्यूलेट कर लिया। अब तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी ना, हालांकि बंदे सारे एक ही फ्रीक्वेंसी में बोल रहे थे। हमने क्या किया, मॉड्यूलेटर की मदद से
दूसरे फ्रीक्वेंसी का कैरियर लेके इसको किसी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हम एफएम जो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप क्या करते हैं, वही काम कर रहे होते हैं, आप किसी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आप ये समझ आसानी से यहां से कर लिए ना। तो आगे क्या कर लिया, यहां तक वो आ गया, एक और इसका ये F1 कैरियर के ऊपर आ गया, ये F2 पे आ गया, ये F3 पे आ गया। अब तीनों को इकट्ठा कर दिया, तीनों को इकट्ठा करके भेज दिया। अब हर एक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, जब हर एक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। अब जब आपने डीमल्टीप्लेक्सर के ऊपर इसको खोला, ठीक है, तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग फिल्टर लगा लिए। फिल्टर लगा के जिसके साथ देखिए ना, पिछले केस में F1 वाला कैरियर था, F1 वाले कैरियर को हम डीमॉड्यूलेटर में F1 के साथ लेंगे, इसी तरह दूसरे चैनल में F2 लेंगे, तीसरे में F3 लेंगे। जब इसको जब पूरे सिग्नल को F1 कैरियर के साथ डीमॉड्यूलेट किया जाएगा तो हमें F1 वाली मिलेगा। जब पूरे चैनल की फ्रीक्वेंसीज को F2 के साथ किया जाएगा तो हमें F2 वाली मिलेगा। ठीक है, ये हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन दूसरी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देख रहे हैं। ये काम जो है ना हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम देख के आ चुके हैं डिटेल से, जहां पे हमने इसका फोरियर स्पेक्ट्रम वगैरह भी देखा था। ठीक है, अगर तीसरे चैनल के ऊपर शिफ्ट किया, तीसरे चैनल से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमें आउटपुट में तीसरा चैनल मिलेगा। ठीक है, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं जिस कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो वाला चैनल में मिल जाएगा। दूसरे कैरियर के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरा चैनल मिल गया, तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, तीसरा चैनल मिल गया। ठीक है, इस तरह फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल जनरेशन। ठीक है, एफडीएम का जो सिग्नल है वो कैसे जनरेट किया जाता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में फर्ज करें हमारे पास टेलीफोन लाइंस हैं, तो उसमें क्या होता है, हर एक टेलीफोन की सिमिलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें हर एक को एक अलग अलग कैरियर के ऊपर मॉड्यूलेट कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग जब कैरियर के ऊपर मॉड्यूलेट कर देते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है। अगर पहले चैनल की F1 फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरे की F2 होगी, तीसरे की F3 हो जाएगी। यही काम क्या, टेलीफोन लाइन आ रही है, पहले कैरियर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी F1 आ गई, या उसको दूसरे कैरियर से मल्टीप्लाई किया, इसकी F2 आ गई, इसको तीसरे कैरियर के साथ टेलीफोन लाइन को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगी, F3 आ गई। ठीक है, सारा सिग्नल क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, कंपोजिट सिग्नल हमने आगे भेज दिया। ठीक है, जब ये सिग्नल आगे भेज दिया तो आगे क्या करेंगे, अब ये देखिए, ये सारा टाइम डोमेन में एनालिसिस, टाइम डोमेन में आपको दिखाया कि अगर इसी चीज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखाऊं तो थोड़ी सी शक्ल इसकी मुख्तलिफ होगी। टाइम डोमेन देखिए ना, फ्रीक्वेंसी इसकी आपको टाइम लाइन पे नजर आ रही है ना, सारी ये आपको टाइम लाइन के ऊपर नजर आ रही है। फ्रीक्वेंसी हर एक की डिफरेंट होगी इस तरह से, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखाया गया। ठीक है, पहले जब इसको F1 मॉड्यूलेटर के साथ किया तो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये तीसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये दरमियान में हमें गार्ड बैंड छोड़ना पड़ता है। गार्ड बैंड क्यों छोड़ना पड़ता है, ताकि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस ना आए। ये एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के नहीं हो सकते ना, F1 F2 F3, थोड़ा सा हमने इसमें गार्ड बैंड छोड़ना पड़ता है। तो सिग्नल को इस तरह हम जनरेट करते हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग के केस में हम क्या करेंगे, देखिए डीमल्टीप्लेक्सिंग के केस में जैसे हमने मल्टीप्लेक्सिंग की थी, हर एक को अलग अलग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया था और सारे इकट्ठे करके भेज दिए थे। ठीक है, सारे इकट्ठे करके F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें M1 सिग्नल मिल जाएगा, यानी कि पहले वाला सिग्नल मिल जाएगा। F2 से सारे सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें M2 वाला मिल जाएगा। F3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें M3 वाला सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, आसानी के लिए हम ये भी कर सकते हैं, एक फिल्टर लगा लें जो F1 के ऊपर सेंटर हो, एक फिल्टर लगा लें जो F2 के ऊपर सेंटर हो, एक फिल्टर लगा लें जो F3 के ऊपर सेंटर हो। अब इसने क्या कर दिया, F1 वाले कैरियर को यहां ले आया, F2 वाले कैरियर को यहां ले आया, F3 वाले कैरियर को यहां ले आया। अब देखें F1 2 3 तो आ गए, लेकिन हमारा ओरिजिनल सिग्नल वॉइस सिग्नल था ना, जिसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके भेजा था। ये देखें ना, हमारा ओरिजिनल सिग्नल वॉइस सिग्नल था, अभी ये वाला है ना। अब ओरिजिनल सिग्नल लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा डीमल्टीप्लेटर लगाना पड़ेगा।
डीमोडुलेटर में F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 वाला मैसेज मिल जाएगा, F2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 वाला मैसेज मिल जाएगा, इसी तरह F3 से मल्टीप्लाई करते हुए हमें M3 का मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरह हम FM सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं और उसको मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं और डीमल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसका टाइम डोमेन में और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ना, पहले वाले ने फिल्टर ने F1 वाली फ्रीक्वेंसी दे दी, दूसरे वाले फिल्टर ने F2 वाली दे दी, तीसरे वाले ने F3 वाली दे दी। अब डीमोडुलेटर लगाया F1 के कैरियर के साथ तो हमें पहला सिग्नल मिल गया, डीमोडुलेटर F2 के कैरियर के साथ लगाया दूसरा सिग्नल, F3 के कैरियर के साथ लगाया तो हमें तीसरा सिग्नल मिल गया। ठीक है, ये वही गार्ड बैंड जो आपको बता रहा था, दोनों सिग्नल के बीच में हमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस करने के लिए हमें गार्ड बैंड देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी ओवरऑल बैंडविड्थ जो होती है, इन जो फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं इनको सीधा सीधा जमा करें तो उससे ज्यादा होती है। ठीक है, जो ओवरऑल बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल होती है हर एक के मीडियम की बैंडविड्थ से ज्यादा होती है ना, जैसे ओवरऑल की बैंडविड्थ F1 F2 F3 Fn तक सारों को जमा कर ले तो उससे ज्यादा होगी, क्योंकि हर एक के बीच में हमने गार्ड बैंड छोड़ा होता है ताकि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस ना आए। ठीक है, तो गार्ड बैंड और स्पीच चैनल्स के केस में आपका 4 किलोहर्ट्ज का होता है ना, तो आप 3.6 के आगे बाकी गार्ड बैंड दे देते हैं। अच्छा, एनालॉग हायरार्की देखते हैं ना। देखिए, एनालॉग हायरार्की जो है ये फ्रीक्वेंसी ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग के केस में यूज करते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग है ना। अब देखिए हमारे पास 12 वॉइस चैनल्स हैं। ठीक है, 12 वॉइस चैनल्स हैं, हर वॉइस चैनल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 किलोहर्ट्ज। जब 4 किलोहर्ट्ज है सारे कट्टे कट्टे आ रहे हैं तो हमने क्या किया, इन सारों की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग करी। ठीक है, इन सारों को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब 12 चैनल्स है तो उस 12 चैनल्स को मिला के हमने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, 12 चैनल्स को मिलके एक ग्रुप बन गया। अब क्या बन गया जी, 12 चैनल्स को मिलके एक ग्रुप बन गया। इसी तरह के और ग्रुप ले आए, 4 ग्रुप और ले आए तो टोटल में कितने बन गए, 5 ग्रुप बन गए ना। देखिए ना, सारे 12 चैनल्स को मिलके एक ग्रुप बन गया। अब 4 और ले आए, 48 ये हो गए, 48 और 12 ये 60 चैनल को मिलाया, 60 चैनल्स को आगे मिलाया, यानी कि 12-12 के 5 सेट को हमने आगे इकट्ठा करके फिर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर दी। वो हमारे पास एक सुपर ग्रुप बन गया। हर एक चैनल के अंदर अब कितनी आ गई जी, 60 चैनल आ गए ना, 12-12 60, तो ये क्या आ गया, 60 आ गए हर एक चैनल के अंदर। अब जब ये 60 आ गए, 60 सुपर ग्रुप आ गए ना, इसको हमने ग्रुप कहा, 12 चैनल का एक ग्रुप है, 60 चैनल्स का एक क्या है, वॉइस ग्रुप है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 48 किलोहर्ट्ज है ना। आप इसे आसान अल्फाज में याद रखने के लिए देखिए, ये 12 है, हर एक की 4-4 है, तो 12 चौके 48 है ना, 48 है। अब ये 48 है और ये 48 किलोहर्ट्ज है, 12 चैनल्स है, आगे जाकर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 240 किलोहर्ट्ज हो। अब सुपर ग्रुप के अंदर 60 वॉइस चैनल हैं, इसी तरह 10 सुपर ग्रुप को मिलके क्या बनेगा जी, एक मास्टर ग्रुप बनेगा। ठीक है, 10 एक मास्टर ग्रुप बना, इसके अंदर 60 है तो 10 के मिला के मल्टीप्लाई करके कितने हो गए, 600 वॉइस चैनल आ गए। इसी तरह 6 मास्टर ग्रुप को मिला के एक क्या बनेगा, जंबो ग्रुप बनेगा। ठीक है, जंबो ग्रुप में 3600 वॉइस चैनल आ गए और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 17 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, तो इस तरह हम एनालॉग हायरार्की के केस में हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, पहले 12 का ग्रुप बना दिया, अगले में 60 आ गए, अगले में हर पे वॉइस 600 वॉइस चैनल आ गया, आगे हमने क्या किया, 3600 वॉइस चैनल्स के ऊपर एक ही जंबो ग्रुप की फॉर्म में एक ही लाइन के ऊपर भेज दी। फ्रीक्वेंसी डिवीजन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि इसको डायनामिक कोऑर्डिनेशन नहीं रिक्वायर्ड होती, लेकिन इस केस में आप गार्ड बैंड छोड़ते हैं तो आपको क्या करता है, एक आप ये समझ लें कि बैंडविड्थ आपकी ज़ाया हो रही होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन के केस में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, क्रॉस टॉक हो गया, इंटर मॉड्यूलेशन नॉइज आ गई, अब डिफरेंट मॉड्यूलेशन आपस में हो रही होती है तो उनको मॉड्यूलेशन नॉइज आ रही होती है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखते हैं। देखिए, जैसे इसके नाम से जा रहा है टाइम डिवीजन, आपने टाइम क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया मल्टीप्लेक्सिंग करते हुए। ठीक है,
इस केस में हम क्या करते हैं, हर एक को एक फिक्स टाइम दे देते हैं। जब हर एक को एक फिक्स टाइम दे देते हैं तो हमने ओवरऑल क्या कर दिया, टाइम को डिवाइड कर दिया, तो ये डिजिटल सिग्नलिंग आ, ठीक है। टाइम को आपने फिक्स बेसिस पे डिवाइड कर दिया तो डिजिटल सिग्नलिंग आ। इसमें दो तरह से टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, एक सिंक्रोनस टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग और एक एसिंक्रोनस या स्टैटिस्टिकल टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग। इन दोनों को हम चल के आगे देखते हैं डिटेल से ना। जनरल देखें तो टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग में जितने नंबर ऑफ चैनल्स हैं हर एक को एक फिक्स हमने टाइम दे दिया। जब हर एक को एक फिक्स टाइम दे दिया तो पहले वाले टाइम के फर्ज करें हमारे पास इस केस में 8 मिली सेकेंड है, पहले 2 मिली सेकेंड पे ये ट्रांसमिट करेगा, अगले 2 पे ये करेगा, अगले 2 पे ये करेगा और अगला 7वां और 8वां मिली सेकेंड पे ये करेगा, फिर वो वापस आके इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हर बंदा अपने टाइम के ऊपर ही ट्रांसमिट करेगा और सारों का डाटा इकट्ठा होके डीमल्टीप्लेक्सर की मदद से इकट्ठा होकर एक ही चैनल के ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा। अब डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, हर एक को अपने चैनल टाइम के लिहाज से उठा के उसका डाटा वापस कर देगा। टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग की जो दोनों कैटेगरीज है वन बाय वन देखते हैं। सिंक्रोनस टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग देखते हैं क्या होती है। देखिए सिंक्रोनस का मतलब जैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है ना, तो सिंक्रोनस टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग में हम हर एक को एग्जैक्टली सेम स्लॉट देते हैं ना। अब सेम टाइम स्लॉट देते हैं तो अगर उसके पास जो है डाटा भेजने के लिए है या नहीं है, ठीक है, सिस्टम हमारा सिंक्रोनाइज हुआ पड़ा है, उसने डाटा भेजना है तो भेजिए, नहीं भेजना तो उसकी स्लॉट खाली जाएगी। जब नहीं भेजना तो उसकी टाइम स्लॉट खाली जाएगी तो हमारा बैंडविड्थ जो है वो वेस्ट होगा ना। देखना उसका जब उसके पास डाटा कुछ भेजने के लिए नहीं है तो उसकी जगह खाली चली जाएगी तो उसका हमारी बैंडविड्थ वो जाया हो जाएगी। लेकिन सिंक्रोनस में ऐसे ही होता है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैनल है, सबसे पहले वाला भेजेगा, फिर दूसरा भेजेगा, फिर तीसरे की बिट आएगी, फिर चौथे की आएगी, फिर उसके बाद एक फ्रेम बन जाएगा। अगले फ्रेम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर दूसरा फ्रेम बन जाएगा। इसी तरह यही काम होता रहेगा। अगर 4 इनपुट्स हैं तो टोटल फ्रेम्स कितनी होंगी, 4 बनेंगी, ठीक है। अगर पहले वाला भेज रहा है दूसरे वाला नहीं भेज रहा तो दूसरे वाले की ये जो बिट है ये खाली जाएगी, तीसरे वाले की जगह पे आ जाएगा, चौथे वाले की जगह पे आ जाएगा। अब मल्टीप्लेक्सिंग में ये देखें वही चीज उसी का एग्जांपल की मदद से दिखाए। हम देखिए पहले के ऊपर 4 बिट्स है भेजने के लिए, दूसरे के ऊपर 2 बिट्स है भेजने के लिए, तीसरे के ऊपर 1 बिट है भेजने के लिए और चौथे के ऊपर 3 बिट है भेजने के लिए, ठीक है। सबसे पहले फ्रेम में इसने क्या किया, पहले वाले का उठाया ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, एक पूरा फ्रेम बना के भेज दिया, ए बी सी डी भेज दिया। दूसरे फ्रेम पे गया तो यहां से ए उठाया, यहां से बी उठाया, इधर दूसरे पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ खाली छोड़ दिया, इधर से डी उठा लिया, ए बी खाली और डी है ना। और तीसरे पे गया तो ए उठाया, यहां पे इसका तीसरा खाली है, यहां पे भी तीसरा खाली है, यहां पे डी ले लिया, ए और डी ले लिया। चौथे फ्रेम में उठाया, यहां से ए ले लिया, इधर भी चौथे फ्रेम में कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, ये चौथे वाले में सिर्फ ए गया। अब देखें इस केस के अंदर 1 2 3 4 और 3 7, ठीक है, 7 जो है वो जगह खाली जा रही है। तो इस केस का सबसे बड़ा मसला ये है कि बैंडविड्थ आपकी काफी ज्यादा हो रही होती है। अब हमने टाइम ड्रिवन डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या किया है, जब यहां से आगे भेजा तो पहले नंबर वाला पहले को दे दिया, दूसरे वाला दूसरे को दे दिया, तीसरे वाला तीसरे को दे दिया, चौथे वाला चौथे को दे दिया। इसी तरह अगले वाला आया तो पहले वाला पहले को, दूसरे वाला दूसरे को, तीसरे वाले का खाली है तो खाली जाएगा, कुछ भी नहीं भेजेंगे, चौथे वाले को हम उसका अपना डाटा भेज देंगे। तो इस तरह टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में सिंक्रोनाइज किया होता है पूरा सिस्टम, और अगर किसी का डाटा है तो चला जाएगा, नहीं है तो वो खाली जाएगा फ्रेम। तो अब जिसके एक के मैक्सिमम इस केस में 4 थे, लेकिन चारों फ्रेम जाएंगे सही। अब अगर किसी और का नहीं है तो वो खाली बैंडविड्थ जाया हो जाएगी, ठीक है। इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसमें हमारी बैंडविड्थ जो है वो जाया होती है क्योंकि स्लॉट्स हमने फिक्स की होती है। अगर कोई डाटा नहीं भेजता तो हमारी बैंडविड्थ उसमें जाया हो जाती है। एसिंक्रोनस टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग को देखते हैं। अच्छा, एसिंक्रोनस या स्टैटिस्टिकल टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग दोनों का एक ही मतलब है ना।
तो दोनों नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, एसिंक्रोनस समझ लें या स्टैटिस्टिकल समझ लें। एसिंक्रोनस टाइम ड्यूरेशन मल्टीप्लेक्सिंग में हम डाटा हर किसी भी वर्क स्टेशन का उस वक्त भेजते हैं जब उसके पास डाटा हो, ठीक है। तो उस केस में हम एक स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लायर की मदद से उसको हम डाटा उठा लेते हैं और वो डाटा हम फ्रेम को ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास कोई डाटा नहीं है तो उसका खाली फ्रेम नहीं जाएगा, जिसका डाटा है उसका डाटा जाएगा, जिसका डाटा नहीं है उसकी जगह पे किसी अगले का डाटा चला जाए। हम देखें ए बी सी डी 4 है ना, पहले वाले के पास ये डाटा है, दूसरे वाले के पास नहीं है, तीसरे वाले के पास है, चौथे वाले के पास नहीं। अब इन पहले और तीसरे ने भेजना है, दूसरे और चौथे यानी कि ए और सी ने भेजना है, बी और डी ने नहीं भेजना। तो क्या करेगा, बी और डी को कोई स्लॉट नहीं देगा। पहला ए का डाटा आ जाएगा, फिर उसके बाद सी का आ जाएगा, फिर ए का आ जाएगा, फिर सी का आ जाएगा, ठीक। ए सी ए सी ए सी इसी लिहाज से चलते जाए। तो जिसका डाटा नहीं है उसके लिए हम कोई बैंडविड्थ जाया नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि सिंक्रोनस में क्या होता था, हमारे को फिक्स दे देते थे, और उसका डाटा है भेजे नहीं भेजना तो वो जगह खाली जाए। जब वो जगह खाली जाती थी तो बैंडविड्थ जाया हो रही होती थी। तो ये मसला एसिंक्रोनस में हल किया जाता है कि अगर कोई आइडल मोड में है या डाटा नहीं भेज रहा तो उसकी जगह खाली नहीं भेजनी, उसकी जगह किसी और को दे देना। लेकिन यहाँ पे हमने उस हिसाब से इंटरलीवर में जिस लिहाज से डाटा उठा रहे हैं उसी तरह डी इंटरलीवर में उसी लिहाज से डाटा वापस भी ट्रांसमिट करना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये निस्बतन कॉम्प्लेक्स है लेकिन बैंडविड्थ एफिशिएंट है। अब ये देखें मल्टीप्लेक्सिंग में वही वाला, अगर ए के 4 बिट्स हैं, बी के 2 हैं, सी का 1 है, डी के 4 है, तो पहले इसने क्या किया, ए बी सी और डी उठा लिया, ए बी सी डी उठा लिया, ठीक है। अगर 3 फ्रेम वाला है तो ए बी और सी उठाएगा, डी अगले में चला जाएगा। इसी तरह उससे आगे वाली क्या है, ए बी उसके बाद फिर डी आ जाएगा, ए बी और फिर डी आ गया। देखिए ए बी सी डी, ए बी और फिर डी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए और डी, ए और डी आ गया। उसके बाद एंड पे फिर ए रह गया ना। अब देखें इसकी मदद, इसमें कोई भी फ्रेम जाया नहीं, सिवाय सबसे आखिर वाली फ्रेम की चंद 1 बिट्स की, ये मैक्सिमम जाया होती है ना, इसके अलावा कोई जाया नहीं होती। जबकि सिंक्रोनस में हर फ्रेम के अंदर अगर किसी का डाटा नहीं है तो वो जाया हो रही होती थी। अब डीमल्टीप्लेक्सर में जिस तरह से हमने डाटा उठाया था उसी सीक्वेंस में वापस हर एक को कर दिया। A1 अब टाइम ड्यूरेशन मल्टीप्लेक्सिंग है, ओनली 3 लाइन्स डाटा। अब देखें पहले वाली लाइन का है, दूसरे वाली लाइन का, तीसरे वाली लाइन का। अगर तीनों सिर्फ 3 लाइनों का डाटा है तो पहले ए उठाएगा, फिर सी उठाएगा, फिर ई उठाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर ए सी और ई, ए सी और ई, ए सी और ई, ये 4 दफा ये आ जाएगा। अब ये ए और ए एक्स्ट्रा है, ए और ए एक्स्ट्रा जो है वो तीसरे पे चला जाए, ठीक है। ये समझाने के लिए ये क्या किया गया, ए वाला पहली लाइन के ऊपर है, सी वाला तीसरी लाइन के ऊपर है, ई वाला 5वीं लाइन के ऊपर है। तो पहले A1 C3 E5 आ जाएगा, यानी कि पहली लाइन का ए आ गया, तीसरी लाइन का सी आ गया, 5वीं लाइन का ई है। इस तरह पहले का ए, तीसरे का सी, 5वें का ई आ गया, पहला, तीसरा और 5वां ना। एंड पे क्या किया, दोनों ए के भेज दिए क्योंकि सिर्फ ए का डाटा रह गया, उसी लिहाज से भेज दिए। अब इस केस में देखें 1 से 2 नहीं तो तीसरी लाइन का, चौथी लाइन का भी है तो साथ में डी को भी ऐड कर लेगा ना। वही है कि पहला, दूसरा, फिर उसके बाद अगले पे ये आ जाएगा, अगले पे ये आ जाएगा। अगर सारी लाइनों का है तो सारों का डाटा भेजता जाएगा। पहले देखें 3 के पहले 3 तक तो सारों का आ जाएगा, चौथे केस में ए के बाद सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। 5वें के केस में ए और सिर्फ ए आ जाएगा, ए और ए आ जाएगा। इनवर्स मल्टीप्लेक्सिंग, इनवर्स डीमल्टीप्लेक्सिंग में हम वही काम कर रहे होते हैं जो हम मल्टीप्लेक्सिंग में कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, डाटा को उसी तरतीब से वापस उठाते हैं जिस तरतीब से हमने भेजा होता है, ठीक है। ये एसिंक्रोनस या स्टैटिस्टिकल में ये चीज बड़ी जरूरी होती है
कि आपने जिस तरतीब से डाटा उठाया है उसी तरतीब से हमने उसको वापस भी भेजना है। इसकी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे स्टार्टिंग फ्लैग होता है, एंड पे एंडिंग फ्लैग होता है। ठीक है, फ्लैग लगाओ सबसे स्टार्ट वाला और एंड वाला। उसके बाद एड्रेस फील्ड है, इसकी कंट्रोल फील्ड है, इंफॉर्मेशन फील्ड है और एरर कंट्रोल चेक है ना। ये इसका ओवरऑल फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। असल में क्या चीज होती है, इसके अंदर एड्रेस और डाटा होता है, बाकी स्टार्टिंग और एंड फ्लैग होता है, इसका एड्रेस होता है, इसका कंट्रोल होता है। एड्रेस इसके अलावा उसमें लेंथ वगैरह पता होती है। अच्छा, इंटरलीविंग और सिंक्रोनाइजेशन। इंटरलीविंग और सिंक्रोनाइजेशन जो है ये हमारी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर एसिंक्रोनस के केस में बड़ी जरूरी चीज होती है। क्योंकि देखो एसिंक्रोनस में हम जब डाटा, जिसका डाटा है उसका भेज रहे हैं, जिसका नहीं है उसका नहीं भेज रहे, तो इंटरलीवर जो होता है उसने ये काम करना होता है क्या, नंबर ऑफ स्ट्रीम बिट्स को उठाना होता है कि जो ग्रुप्स हैं, जो इनपुट से जो ग्रुप उठाए जा रहे हैं उससे उसके मल्टीप्लेक्स लाने को उठाने के प्रोसेस को इंटरलीवर कहते हैं। यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग के लिए जो आप ग्रुप्स उठा रहे हैं वो इंटरलीवर होते हैं ना। अब देखें इस केस में आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, ये देखें। अब ये जो है ये इंटरलीवर है ना, ये वाला। इसने क्या किया, पहले ए का डाटा उठाया, फिर बी का उठाएगा, फिर सी का उठाएगा। ठीक है, A1 B1 C1 आ गया। इसी तरह A2 B2 C2 आ जाएगा, A3 B3 C3 आ जाएगा। इसी तरह ये क्या चीज है, ये डी इंटरलीवर है। डी इंटरलीवर देखे ना, इसने तो ये डाटा इस तरतीब से उठा के भेज दिया। ठीक है, इस तरतीब से उठा के भेज दिया। जब इसने यहां से इधर भेजा तो ये वाला इंटरलीवर जो है ये सिंक्रोनाइज हुआ पड़ा होता है इस डी इंटरलीवर के ऊपर। ठीक है, इंटरलीवर उसको कहते हैं जो इनपुट से डाटा उठा के मल्टीप्लेक्स करके देता है। डी इंटरलीवर उसको कहते हैं जो हमें यहां से आउटपुट लेके हमें वापस डाटा हर एक का उसके चैनल को दे देते हैं। तो ये इंटरलीवर और डी इंटरलीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये सिंक्रोनाइज होंगे तो ही हम डाटा सही रिसीव कर सकेंगे। क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन हमें बताएगी कि पहले किसका डाटा उठाना है, बाद में किसका उठाना है और उसके बाद किसका उठाना है। सिंक्रोनाइजेशन के केस में हम 0 और 1 के बिट्स दे देते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारा डाटा अभी सेंड हो रहा है या नहीं सेंड हो रहा। मतलब 0 और 1 के बिट्स जो हैं वो स्टार्ट और एंड के तौर पर दे सकते हैं। अब फर्ज करें एक फ्रेम स्टार्ट हो रही है तो हमने 1 भेज दिया। अब जब फ्रेम खत्म हो रही है तो हमने 0 भेज दिया कि ये फ्रेम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, 1 से अगर हम फ्रेम को स्टार्ट करवा रहे हैं तो 0 से हम क्या करेंगे, फ्रेम को स्टॉप करवा देंगे या इंफॉर्मेशन भेज देंगे आप फ्रेम खत्म हो। अब ये जब ये एक्स्ट्रा बिट्स भेजते हैं तो ये हमारे सिस्टम के अंदर ओवरहेड भी पैदा करती है। क्योंकि वही बात है, आप एक्स्ट्रा बिट्स भेज रहे तो ओवरहेड तो पैदा करेंगे वो। ये देखिए, पहले फ्रेम के लिए हमने 1 भेज दिया। ठीक है, ये खत्म हो गई, उससे अगले वाले स्टार्ट हो गई। और दूसरे के बाद अगले के लिए हमने 0 भेज दिया। ठीक है, ये पहले वाले के लिए 1 भेजा, दूसरे वाले के लिए 0 भेजा और तीसरे वाले के लिए 1 भेजा। जब सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न में जिस तरह की पहले वाला फ्रेम आ गया जी, दूसरे वाले के साथ 0 का आ गया, तीसरे वाले के साथ 1 का आ गया, तो इस तरह हम सिंक्रोनाइज कर सकते हो ना आपस में इनको। इंटरलीवर और डी इंटरलीवर को सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी होता है ताकि हमें एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के केस में एग्जैक्ट डाटा रिसीव हो। मल्टीप्लेक्सिंग में E19, T19 और DS सर्विस क्या होते हैं देखते हैं ना। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम ये करते हैं कि हमारे हर वॉइस चैनल्स को, मतलब वॉइस चैनल अगर 4 वॉइस चैनल्स हैं फ्रीक्वेंसी के, उन सारों को इकट्ठा करके ठीक है एक ग्रुप बना दिया। उसके आगे यानी 12 की एक लाइन बन गई। अब 12 की 5 लाइनें आई तो 12 5 60 आ गए इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो उन 60 का एक बना दिया। इसी तरह 60 के 10 आए तो उनका एक बना दिया, तो एक में 600 आ गए। इसी तरह 600 के 10 बनाए
उसका एक बना तो टोटल 3600 बन गए, टोटल 3600 बन गए, 600 का सॉरी 6 बनाए। अब एनालॉग हायरार्की इस तरह से होती है कि आप फ्रीक्वेंसी ड्यूअल मल्टीप्लेक्सिंग के केस में आप सिंपली फ्रीक्वेंसी ड्यूअल मल्टीप्लेक्स आप ग्रुप बना रहे होते हैं, उसका सुपर ग्रुप बना रहे होते हैं, उसका मास्टर ग्रुप बना रहे होते हैं, ठीक है। एनालॉग हायरार्की में इस तरह होता है, जबकि डिजिटल हायरार्की में, ठीक है, डिजिटल हायरार्की के अंदर आप हर एक को स्पेसिफिक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आप पहले 24 चैनल्स हैं तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में 64 kbps के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिट्स पर सेकंड है और यहाँ पे हर्ट्ज है ना, ठीक है। एनालॉग के केस में हम हर्ट्ज चूज करते हैं, डिजिटल के केस में हम बिट्स पर सेकंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल हायरार्की यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के इस्तेमाल में की जाती है और एनालॉग हायरार्की फ्रीक्वेंसी डिवीजन के केस में इस्तेमाल की जाती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हम हर्ट्ज में रखते हैं, जबकि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो डिजिटल होती है उसके अंदर बिट्स पर सेकंड में रखते हैं, ठीक है। 24 चैनल हैं, इनकी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करके एक चैनल बना लिया, इसी तरह 24 के डिफरेंट सेट बना के उनकी मल्टीप्लेक्सिंग करके एक हमने सुपर ग्रुप बना लिया और उन इसी तरह 24 एक सुपर ग्रुप बना लिया, इसके डिफरेंट ग्रुप्स को हमने इकट्ठा करके क्या कर दिया, एक मास्टर ग्रुप बना दिया। इस तरह इसके डिफरेंट ग्रुप को इकट्ठा करके हमने एक जंबो ग्रुप यानी कि बड़ा ग्रुप बना दिया। अब इसके 64 kbps था, अब यहाँ पे अगले केस पे आए तो 1.5 mbps आ गया, अब ये 6.3 mbps आ गया, इसी तरह ये आ गया जी 44.37 आ गया, 247 आ गया, ठीक है। इसको हम 24ds0, इसका मतलब क्या है जी 24 यानी कि ds0 जो जीरो वाले पहले वाले लेवल के 24 चैनल है ना, 24ds0 यानी कि 24 चैनल है जीरो लेवल के, इनिशियल लेवल के, ठीक है। अब 24ds0 के बाद 4ds1 यानी कि इसके अंदर जीरो लेवल के कितने जी 4 चैनल हैं, ठीक है। इसके अंदर 7ds2 यानी कि ds1 लेवल के इसके अंदर कितने चैनल हैं 7 है। 6ds3 यानी कि इसके अंदर ds2 लेवल के कितने चैनल हैं 6 हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 और ये खुद ऊपर वाला 6, इसमें 7 का है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना, इसमें 4 लिखा है 1 2 3 और 4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात रह गई, ठीक है। पहले वाले पे 64 kbps है, अब देखिए 64 kbps के 24 चैनल इकट्ठे हुए तो 64 kbps को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 1.54 mbps बन जाता है, ठीक है। 1.54 mbps बन जाता है। अब इसके आगे कितने चैनल है 4 चैनल है, 1.54 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6.314 mbps बन जाता है। अब 6.312 के 7 चैनल है, ये 7 है ना सारे आपस में, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, देखो ना 6 को 7 से मल्टीप्लाई तो 42 बनता है, तो ये 44 ओवरऑल जो है 37 बन जाता है। इसी तरह 44.37 mbps है, इसके ये कितने चैनल है 6 है, 44.37 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो 274.176 mbps बन जाता है, ठीक है। आपने एक चीज याद रखनी है, पहले पे 24 है, ठीक है, 24 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 24 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है और 7 के बाद 6 है, ठीक है। और 64 के भी बेस से याद रखें, 64 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 4 से तो आपके पास 64 के पहले 24 चैनल है, 64 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहले वाला आ जाएगा, ठीक है। अब 24 के फिर 4 सेट है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 6.3 आ गया, 6.3 के आगे 7 का सेट है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके आगे हर एक 6 का सेट है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 24 4 7 और 6 के लिहाज से चेंज होना, ठीक है। ये वही वाली जो चीज है ds1 ds2 ds3 ds4, ठीक है। ds1 के लिए जो फ्रीक्वेंसी थी कितना जो रेट है वो यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है।
1.54 है, 6.3 है, ये 44 है, ये 274 है। ठीक है, यही एज इट इज कॉपी कर दिया गया। ठीक है, DS1 के केस में 24 चैनल होते हैं, ये देखिए 24 चैनल होते हैं। अब जब DS2 के केस में जाएंगे तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे ना। इसको T1 लाइन्स भी कहते हैं, इसको T2 लाइन्स कहते हैं। जिन लाइन्स के ऊपर ये DS1 क्या है, सर्विस है, डिजिटल सर्विस 1 है, उसकी जो लाइन है इसको T1 कहते हैं। इसको T2 के ऊपर 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आ गए। अब 96 का एक चैनल है, 96 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 672 चैनल्स हैं। ठीक है, इसी तरह इस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे पीछे देखें, ये आगे 6 का सेट है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, रेट आ जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके नंबर ऑफ चैनल्स आ जाएंगे। ठीक है, आपने एक चीज जबानी याद रखनी है कि पहले 64 का होता है, 64 के जब 24 चैनल होते हैं तो 24 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1.54 होता है। उसके बाद 24 के 4 का सेट होता है, फिर उसके बाद 6 और 7 के लिहाज से सेट होता है। ठीक है, तो उसके लिए T1 लाइन्स होती हैं और DS1 2 3 ये सर्विसेज होती हैं। ये टेलीफोन में इस्तेमाल की जाती है ना। T1 लाइन्स के लिए देखिए पहले PCM में, ठीक है, सैंपल रेट है। आप देखें 8 बिट्स पर सेकंड, 8 बिट्स पर सेकंड, हर सैंपल को हम क्या दे रहे हैं, 8 बिट देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं सब में ये बता रहा हूं कि आपका वो 64 kbps कैसे आया है। देखो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 किलोहर्ट्ज है। ओवरऑल फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, सैंपलिंग रेट 800 सैंपल्स पर सेकंड है और हर बिट के लिए 8 बिट पर सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के केस में देखिए अगर 800 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये 64 बनता है ना। 800 सैंपल्स पर सेकंड है, एक सेकंड के अंदर 800 सैंपल ले रहे हैं और एक सैंपल के अंदर 8 बिट्टे हैं। ठीक है, एक सेकंड के अंदर जब 800 सैंपल ले रहे हैं और हर सैंपल के अंदर 808 बिट्टे हैं तो 8 को जब 800 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6400 BPS है ना, बिट्स पर सेकंड। इसको हमने 64 kbps भी लिखते थे, इसे थोड़ा सा कम है तो क्योंकि 10 और 24 का 1 MB होता है ना। ठीक, अब उसके लिहाज उसको हमने आगे मल्टीप्लाई करके ये T1 लाइन्स 1.4 के लिहाज से, ठीक है, उसके अंदर प्लस माइनस 8 kbps ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड ये इसलिए होता है कि देखिए हर एक को अगर एक का दूसरे के साथ जो डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं, सेव रखते हैं ना। क्योंकि इस अगर डाटा दोनों का टाइम एक साथ आ जाए तो आपस में क्या होता है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आ जाती है। तो बीच में ये देखिए 8 kbps ओवरहेड इसलिए छोड़ा गया है, तो आप ये समझ लें कि इसको गार्ड बैंड के तौर पर छोड़ा गया है। ठीक है, गार्ड बैंड का ये फायदा होता है कि एक दूसरे के साथ इंटर सिंबल इंटरफेरेंस नहीं आती। जैसे ये खत्म हो रहा है, इसके साथ आगे आपने थोड़ा सा जगह छोड़ दिया ना, इसी तरह हम क्या करते हैं, इस केस में थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। जब वो छोड़ देते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बैंडविड्थ चाहिए होती है। अब ये 6400 बिट्स पर सेकंड है, जैसे आपको मैंने बताया कि 1 MB जो होता है 1024 का होता है, तो बीच में बाकी जो है वो गार्ड बैंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो ओवरऑल 64 kbps इस्तेमाल हो रहा है। 64 kbps के साथ प्लस 8 kbps का गार्ड बैंड है, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा 8 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 1.53 जो था 543 जो था 1.544 बन गया। सही होगा। अच्छा, T1 फ्रेम के बाद हम E1 देखते हैं ना। इसका फ्रेम का स्ट्रक्चर है हर एक के साथ हमने जिसमें आपको बताया ना गार्ड बैंड दिया होता है ताकि हम ओवरलैपिंग ना हो। अच्छा, E1 का फ्रेम स्ट्रक्चर है ना। E1 के केस में हमारे पास नंबर ऑफ वॉइस चैनल जो हैं वो 30 होते हैं। ठीक है, E1 जो है इस केस में, E1 के केस में जब 30 चैनल्स होते हैं, जबकि T1 के केस में हमारे कितने थे, 24 थे। ठीक है, जब 30 का 4 का सेट बनाएंगे तो 120 हो जाएंगे। उसी तरह आगे मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है,
इसका पहले वाला डाटा 2 Mbps हो जाएगा। सही, इस केस में क्या 30 चैनल्स हैं, तो आप बाकी चीजें जो है ना आप देखें यहीं से देख लें। अगर 30 चैनल्स हों, यहाँ पे 30 चैनल्स हो, 30 का 30 चैनल्स हो, तो शुरू में 64 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 किलोहर्ट्ज के लगभग आ गए, 2 मेगाहर्ट्ज के साथ फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह 30 के जब 4 का सेट होगा, 30 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या आ जाएगी, 120 आ जाएंगे। 120 को उसी तरह जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ चैनल यहाँ पे आ जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पे 24 के बजाय 30 चैनल आएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, ये वाली भी चेंज होगी, ये वाली भी चेंज होगी और ये वाली भी चेंज होगी। और वो हायरार्की कौन सी होगी, E1, जो ज्यादातर यूरोप वगैरह में इस्तेमाल होती है। जो T1 है वो अमेरिका में इस्तेमाल होती है। ठीक है, आप देखें 124 आ गया, इसी तरह 480 आ गया, फिर 1920 आ गया। E1, E2 और E3 आ गया, इनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज है ना। टाइम डिवीजन स्लॉट कंपैरिजन देखते हैं। देखिए एसिंक्रोनस के केस में हम या स्टैटिस्टिकल के केस में हम सिर्फ डाटा तभी भेजते हैं जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस केस में कोई फ्री स्लॉट नहीं जाती। सिंक्रोनस के केस में हमारे को फिक्स कर देते हैं, जब फिक्स कर देते हैं तो जो जगह खाली होती है वो जगह जाया जाती है। देखिए यहाँ दूसरी और चौथी जाएगी, इस केस में पहली जाया जाएगी, ये जाया जाएगी। ठीक है, तो सिंक्रोनस के केस में हमारे पास काफी डाटा जाया हो रहा होता है, जबकि स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन के केस में डाटा जाया नहीं हो रहा होता। लेकिन इस केस में स्टैटिस्टिकल केस में हम इंटरलीवर और डी इंटरलीवर भी लगाते हैं और सिंक्रोनाइज भी करते हैं। ठीक है, इंटरलीवर और डी इंटरलीवर को इसमें क्या करते हैं, सीधा सीधा डाटा भेज देते हैं। ठीक है, इंटरलीवर क्या होता है, जो यहां से सारी लाइनों को उठा कर डाटा कम्प्लेक्स कर रहा होता है, मल्टीप्लेक्स कर रहा होता है। डी इंटरलीवर क्या होता है, जो डी मल्टीप्लेक्सर का काम कर रहा होता है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, देखिए वेवलेंथ हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब पहले वाले की अपनी वेवलेंथ है, दूसरे की अपनी वेवलेंथ है, तीसरे की अपनी वेवलेंथ है। देखिए एक प्रिज्म में से गुजारते हैं, सारे की वेवलेंथ सारे क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तीनों अपनी अपनी वेवलेंथ पे ट्रांसमिट करेंगे। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जब तीनों अपनी अपनी वेवलेंथ पे ट्रांसमिट करेंगे तो आगे डी मल्टीप्लेक्सिंग के केस में हर एक को उसकी वापस वेवलेंथ वापस कर देंगे ना, डी मल्टीप्लेक्सिंग के केस में। तो इसमें सिग्नल को कंबाइन करते हैं। ठीक है, हर चैनल जो है अपनी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के ऊपर ट्रांसमिट करता है। जब हर अपनी वेवलेंथ के ऊपर ट्रांसमिट करता है तो उस ऑप्टिकल के केस में, ये ज्यादातर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, तो उस केस में आपस में मिक्सिंग नहीं होती। ये देखिए एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ, डिफरेंट वेवलेंथ्स को कंबाइन करके ऑप्टिकल फाइबर केबल में भेज दिया और आगे डी मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, हर एक को उसकी अपनी अपनी वेवलेंथ वापस कर दी। ठीक है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की जगह ज्यादातर डेंस वेवलेंथ यानी कि DWDM मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल होती है। ठीक, डेंस वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग में आपके नंबर ऑफ चैनल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, डेंस वेवलेंथ मल्टी जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 3 चैनल्स हैं, इसमें 30, 120, 100, 200 तक चैनल्स हम भेज सकते हैं ना। सारे हम एक ही फाइबर केबल के ऊपर भेजते हैं और डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो लेजर की मदद से हम जनरेट करते हैं। हर कंप्यूटर को DWDM मल्टीप्लेक्सर की मदद से हमने ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर भेज दिया, आगे क्या कर दिया DWDM डी मल्टीप्लेक्सर लगा दिए, उसने क्या कर दिया हर एक को उसकी अपनी अपनी वेवलेंथ वापस कर दी। ठीक है, सिर्फ इनको हर बंदा अपनी वेवलेंथ पे ट्रांसमिट कर। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग लिखते हैं ना, कोड डिवीजन में जिसके नाम से जाहिर है कि हर एक का अपना कोड होता है ट्रांसमिट करने का। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के केस में जब हर एक का अपना कोड होता है ट्रांसमिट करने का, तो उनके कोड जो है एक दूसरे के साथ मिक्स अप नहीं हो रहे होते। जब उनके पास मिक्स अप नहीं हो रहे होते तो डी मल्टीप्लेक्सिंग के केस में जब डिकोडिंग करते हैं तो हर बंदा अपने लिहाज से अपने चैनल्स की वही सेम कोडिंग वाले एनकोडिंग टेक्निक्स में जो डी कोडर इस्तेमाल होता है तो अपना अपना डाटा उठा लेता है। ठीक है, ये निस्बतन ये बहुत सिक्योर कम्युनिकेशन है इस केस में। ज्यादातर सीडी जैसे अभी CDM में इस्तेमाल हो रही है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में इस्तेमाल हो रही है। मोबाइल कम्युनिकेशन में ये ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। जैसे इसमें देखें एक इसकी आसान मिसाल वो दी जाती है कि
एक जगह पे मुख्तलिफ लोग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के ऊपर डिफरेंट जबानों में बातें कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, किसी के साथ किसी की कोई वो नहीं होगी। हर बंदा अपनी कोडिंग में बात कर रहा है, तो एक दूसरे के साथ किसी किस्म का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। अच्छा, कंपैरिजन करते हैं FDM, TDM, WDM और CDM के बीच में। ठीक है, इन चारों मॉड्यूलेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं। फ्रीक्वेंसी ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग सबसे ये सिंपल है ना, सिंपल है, ये एनालॉग सिग्नल के लिए सिर्फ इस्तेमाल की जाती है। मसला इसका ये भी है वैसे ना, क्योंकि ये एनालॉग के केस में इस्तेमाल होती है, रेडियोस के केस में, टीवी के केस में इस्तेमाल होती है। लेकिन दूसरा इसमें लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, क्योंकि हर जगह आप क्या कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं। जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं तो आपकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वो लिमिट्स हो जाती है। ठीक है, सिंक्रोनस टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग, सिंक्रोनस में आप सिंक्रोनाइज किए होते हैं। ठीक है, जैसे आप T1 के केस में, ISTN के केस में T1 जो होती है हायरार्की, जिसमें आप 24 चैनल भेज रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मसला ये है कि आप सिंक्रोनाइज के अंदर अगर किसी का डाटा नहीं है तो वो बिट खाली जाती है। जब वो बिट खाली जाती है तो उसकी डाटा क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, ओवरऑल जाया हो रही होती है। ठीक है, इस बैंडविड्थ के जाया होने के मसले को हम स्टैटिस्टिकल टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग में इस्तेमाल करते हैं। हम डाटा सिर्फ उसी को भेजते हैं जिसका हो, जिसका ना हो उसके लिए हम खाली नहीं भेजते, बिट्स को खाली नहीं भेजते, फ्रेम्स को। उसके लिए ये निस्बतन फिर मोर एफिशिएंट हो गई। जब ये मोर एफिशिएंट होगी तो ये निस्बतन कम्प्लेक्स भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें इंटरलीवर और डी इंटरलीवर और सिंक्रोनाइजर ये तीनों चाहिए होते हैं। किस लिहाज से आप डाटा भेज रहे हैं, किस लिहाज से वापस डी इंटरलीव करना है और उनको सिंक्रोनाइज करना। डेंस वेवलेंथ मल्टीप्लिकेशन, DWDM, ठीक है, डेंस वेवलेंथ मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो है इस केस में इसका मसला ये है कि ये कम्प्लेक्स है, कॉस्टली है, लेकिन ये ज्यादातर यही इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और आपके सिग्नल्स की स्पीड बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये ज्यादातर आपकी इंटरनेट के केस में DWDM इस्तेमाल हो रही होती है, या CDM, कोड ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। कोड ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग के केस में ये भी कम्प्लेक्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ कोड्स इस्तेमाल की जाते हैं, स्केलेबल है ये। ठीक है, इसी तरह डेंस वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग भी स्केलेबल है, इसकी कैपेसिटी भी काफी हाई है, दोनों की आखिर वाली दोनों की कैपेसिटी काफी हाई है, तो ये ज्यादातर यही इस्तेमाल होती है। थैंक यू। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।